Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. जितने भी ओपिनियन पोल चुनाव से पहले आए वो यही कह रहे हैं कि उनको बीजेपी को और एनडीए को बहुमत मिलेगा। सरासर झूठ है, लोगों की भड़काने की बात है। नहीं तो एक जो राहुल गांधी जी के भाषण का बार बार जिक्र हो रहा है, इकोनॉमिक सर्वे होगा, फाइनेंशियल सर्वे होगा और फिर क्रांति होगी। तो ये क्रांति होगी मतलब क्या होगा कि प्रॉपर्टी बांट दी जाएगी, क्या होगा? 30 लाख वैकेंसीज है, ना मिलिट्री में भर्ती कर रहे हैं, ना रेलवे में भर्ती कर रहे हैं, ना पोस्ट ऑफिस में भर्ती कर रहे हैं, ना केंद्रीय विद्यालयों में कर रहे हैं, ना यूनिवर्सिटीज़ में कर रहे हैं। तुमको जो होना वो आरएसएस के बंदों को ला के वहाँ यहाँ बिठा रहे हो, या तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे उनको बिठाते हो, परमानेंट करते हो। तो प्रधानमंत्री ने कहा कि 5 प्रधानमंत्री होंगे एक साल के, पर राहुल जी होंगे क्या प्रधानमंत्री? अब मोदी जी इलेक्शन के लिए किए हुए और उनके पास कोई आस्था का प्रश्न नहीं है, कोई राम के खिलाफ। हमारे तो यूपी के अध्यक्ष और उनकी पूरी लोग गए, लेकिन उनको कहाँ बिठाना वहीं बिठाए हैं, अंदर नहीं आने दिए, ज़्यादा दूर बिठाए। वही तुम जो लखपति, करोड़पति, मिलियनर्स, बिलियनर्स कहाँ थे? अंदर थे। साधु संत कहाँ थे? दूसरे लाइन में थे। आप कहाँ थे? नज़दीक थे। कांग्रेस जो है सब कुछ लेके मुसलमानों को देना चाहती, मतलब SC ST का आरक्षण, OBC का आरक्षण, या जो संपत्ति मंगलसूत्र लेके ये मुसलमानों को बांटना चाहती। ठीक है, मेरा बाप कुछ मेरे को छोड़ा नहीं, मेरे को तो कोई फायदा नहीं है। उनका बाप भी कुछ भी नहीं छोड़ा, उसको भी फायदा नहीं है। अंतिम संस्कार में जरूर आना, इस तरह की बात जो है आपको ये क्यों आपने इस तरह की बात कही? कोई होम मिनिस्टर लोगों को डराने का कोशिश की। अब महाराष्ट्र में जितने भी डर के भाग गए, या तो शुगर फैक्ट्री के अंदाज से, या डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक में उनको कर्जा नहीं मिला, या कर्जा लिए वापस नहीं दिया, ऐसे थ्रेटन करके वो ले रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मिलिंद खांडेकर और आप देख रहे हैं साक्षात्कार। साक्षात्कार में मेरे मेहमान हैं आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। खड़गे जी पिछले 52 सालों से किसी न किसी संसदीय सदन के सदस्य रहे हैं। उनका जो राजनीतिक करियर है 1972 से शुरू हुआ था, जब वो विधायक चुने गए थे, और आज 52 साल के बाद में भी वो संसद में सक्रिय है, राज्यसभा के मेंबर है, नेता है विपक्ष के, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी है। खड़गे जी पर जिम्मेदारी है इस बार लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को जिताने के लिए। तो इसी बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मल्लिकार्जुन खड़गे जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है खड़गे। नमस्कार। तो खड़गे जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि कांग्रेस पार्टी जो है इतिहास में सबसे कम सीटों पर इस बार चुनाव लड़ रही, 300 से अभी 320 सीटों पर लड़ने का अनुमान है। आमतौर पर अब तक 400 से अधिक सीटें आप लड़ते आए हैं। तो ये तो ऐसा है कि जब आप 300 सीटों पर ही लड़ेंगे तो फिर कैसे आप मोदी को हरा पाएंगे या बीजेपी को हरा पाएंगे? ऐसी बात नहीं है कि इस बार जब हमारी इंडिया अलायंस गठबंधन जो हमने शुरू किया है, और वो गठबंधन को हम बहुत से जगह छोड़ना पड़ा। कई जगह जीतने वाले सीट भी हम छोड़ना पड़ा, कई जगह कोई जितनी वहाँ पर जीतने की उम्मीद नहीं थी, फिर भी हम वहाँ लड़ते थे, इसलिए कि पार्टी के कार्यकर्ता बहुत जोश में रहते थे। वो चाहते थे कि हमारे पार्टी के कार्यकर्ता खाली नहीं बैठे, लड़ते रहेंगे। तो इसलिए वो इस बार जो हमने किया है, इस बार अलायंस को सामने रख के कहीं कहीं स्पेस उनको हमने दिया है। इसलिए दिया है कि हम अपने जो बीजेपी को सत्ता में आने के लिए रोकना है। और मोदी जी हमेशा ये कहते हैं कि मुझे 400 पार, और उनके लोग भी ये कहते हैं कि हमको 400 मिलना चाहिए, इसलिए कि हमको संविधान बदलना है। और हम जो चाहते हैं उन चीज़ों को अगर हासिल करना है
तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा सीट मिलना चाहिए, और 2/3 मेजॉरिटी अगर हमको मिली तो हम अपने को, अपने विचार या अपने जो कुछ आइडियोलॉजी है उसको हम अनुष्ठान में ला सकते हैं। तो इसलिए उनको सत्ता से हटाना ज़रूरी है, ताकि सीट ज़्यादा लड़े कम लड़े इसमें कोई फ़र्क नहीं। जितना हमको लड़ना था इस बार थोड़े 20, 25, 40 सीट कम हो गए हैं, लेकिन हम ज़रूर लक्ष्य उधर है हमारा कि बीजेपी को सत्ता से दूर रखना। नहीं तो आप जो कह रहे हैं लक्ष्य आपका ये है कि बीजेपी को सत्ता से दूर रखना, लेकिन जितने भी ओपिनियन पोल चुनाव से पहले आए वो यही कह रहे हैं कि उनको बीजेपी को और एनडीए को बहुमत मिलेगा। तो आपको क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती है या बीजेपी को कितनी सीटें मिल सकती है? ये बीजेपी को कितने सीट मिलते, अपने को कितने मिलेंगे, इस आंकड़ों में नहीं जाना चाहता हूँ। ये ज़रूर कहूँगा कि बीजेपी को सत्ता से दूर रखने के लिए कितने नंबर होना चाहिए वो नंबर हम क्रॉस करेंगे। इसीलिए हम एकजुट होकर लड़ने की इच्छा व्यक्त की है और वैसा ही काम हम कर रहे हैं। नहीं तो जब आप कह रहे हैं कि बीजेपी को हम रोक देंगे, तो आपको क्या लगता है कि भाई दक्षिण भारत से ज़्यादा सीटें आपको मिलेंगी या उत्तर भारत में मिलेगी? किन राज्यों से आपको ज़्यादा उम्मीदें लग रही है? नहीं, ये तो सवाल ये है, आपको तो सभी को मालूम है। यूपी में हमको अलायंस में थोड़े सीट मिलेंगे, बिहार में भी मिलेंगे क्योंकि हम वहाँ भी, उसी के बाद झारखंड में भी हम मिल के लड़ रहे हैं, और हमको वेस्ट बंगाल में कम सीटें मिलेंगी। उड़ीसा में इस बार हमको ठीक ढंग से हम कर पा रहे हैं, और महाराष्ट्र में आघाड़ी है वो भी अच्छा करेंगे परफॉर्मेंस। कर्नाटक में भी इस बार अच्छा परफॉर्मेंस होगा, तो तेलंगाना में होगा। जहाँ पर पहले हमारे 1, 2 या 0 था, तो उस जगह हम 7, 8, 10 तक जीत रहे हैं। तो उसके आधार से हम ये कह सकते हैं कि हमारा उनको सत्ता से रोकने के लिए जितना चाहिए वो गठबंधन उतने सीट जीतेगी। तो आपका जो राज्य है कर्नाटक, वहाँ पिछली बार आपकी सरकार बनी थी, लेकिन हमेशा ये देखा गया कि विधानसभा में जिसकी सरकार बनती है लेकिन लोकसभा में विपरीत मतदान होता है, मतलब जो राष्ट्रीय पार्टी है, जैसे हमने 2018 में भी देखा था। देखिए, वहाँ पर ऐसा कभी हुआ है, ऐसा अभी भी हुआ है कि हम सारे के सारे सीट भी जीते हैं, लेकिन इधर एक 3 इलेक्शन हो गए, 3-4 इलेक्शन कि जिसमें हमारी संख्या कम होती गई, और लास्ट ईयर भी बहुत कम हुआ। तो अब इस बार वो स्थिति नहीं, इस बार तो हम ठीक करेंगे और मजबूती के साथ 15-16 सीट तो हम जीतेंगे। सर, आपने ये बात कही जो कांग्रेस पार्टी बार बार कह रही कि संविधान खतरे में है या 400 के पार इसलिए जाना है कि संविधान को बदलना है, तो प्रधानमंत्री इसका खंडन करते हुए ये कहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर भी अगर आ जाएंगे वापस तब भी वो संविधान नहीं बदल सकते हैं। तो ये मतलब ये आप लोग किस आधार पर ये बात कह रहे हैं कि वो संविधान बदलने की बात कर रहे हैं? किस आधार पे? तो कर्नाटक में कारवार एमपी किस पार्टी का है? उसको टिकट दे दिया ना उन्होंने। ना, टिकट नहीं देना बात अलग है, क्या उसको तुम कंडम करके बाहर निकाले आप? नहीं तो अमित शाह ने तो कहा कि भाई हमने उसको टिकट नहीं दिया। आपके जो एक सांसद ने कहा कि उत्तर और दक्षिण अलग अलग देश बन जाएंगे, उसको आपने कोई कार्रवाई नहीं की। उनका कहना हमने तो कार्रवाई की, हम संविधान को नहीं। उत्तर दक्षिण ये क्वेश्चन आता ही नहीं। ये क्या, यहाँ पर ये जो है तुम्हारे पार्टी के मोहन भागवत जी भी कहे पहले, बाद में बदले, उनकी तो प्रेरणा है ना तुम्हारे पार्टी को। और कहीं यूपी के कहीं एमएलए एमपीज भी ये कहते हैं। और ये जो है वो ये चाहते हैं कि अपनी आइडियोलॉजी को लाने के लिए बदल होना चाहिए। लेकिन अगर कोई कहता है आप
फौरन उसके ऊपर एक्शन लो, एक्सपेल करो, ताकि आपकी मंशा ठीक हमको लगेगी। लेकिन आप तो एक तरफ वो लोग बोलते हैं, आप तो डिफेंड करते हैं, उनके बारे में कुछ भी नहीं बोलते, नाम तक नहीं लेते। ये हमारा विचार नहीं है, हम कंडम करते, उसको निकाल देते। टिकट नहीं देना बहुत से लोगों को नहीं दिए, इनको इस मुद्दे पे जो वो दे रहे हैं नहीं दिए समझिए, तो वो कहने में कुछ सत्यता है ना। नहीं तो सर, आप जब ये कह रहे हैं कि संविधान बदल देंगे, तो बदल के क्या करेंगे? मतलब उसमें क्या, आपको क्या लगता है कि क्या बदलाव हो सकता है संविधान में? बहुत सी चीज़ है, बिकॉज संविधान ये जो है हमारे पास, अब देखिए हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में से राइट टू एजुकेशन लाया, वो राइट नहीं था। राइट टू फूड सिक्योरिटी लाया, राइट टू हेल्थ मिशन लाया जो, और हमने ये भी किया कि RTA एक्ट लाया। तो ये बहुत से चीज़ें जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल में है वो हक में बदल सकते हैं। जो हक में है 2/3 मेजॉरिटी करके, हो सकता है कल के दिन बहुत से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, एडेड इंस्टीट्यूशन में जो कांग्रेस ने उनको रिजर्वेशन दिया था, तो अब वैसे चीज़ें मेरिट के नाम पे निकाल सकते हैं। अब कितने हैं, कितने सेक्रेटरीज हैं, और आपने बाहर के लोगों को लाके उनको टेम्परेरी अपॉइंटमेंट कर लेके बाद में आप लोग परमानेंट कर रहे हो। और वैसा ही आप शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और बैकवर्ड के क्यों नहीं करते? तो ये आसान है, क्या करते हैं वो जब उनके हाथ में आए करेंगे। जैसा कि अब ऑटोनोमस बॉडीज को क्या कर रहे हैं, क्या पहले कोई ऐसा मिसयूज किया था? उन्होंने मिसयूज कर रहे हैं। और कोई होम मिनिस्टर कोऑपरेटिव पोर्टफोलियो लेकर DCC बैंक, कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज और दूसरे जो कोऑपरेटिव फेडरेशन की एक्टिविटीज़ है, उसको कोई तंग नहीं किया। वो अलग ही डिपार्टमेंट था, बोले इन्होंने वो अपने हाथ में लेकर लोगों को डराने का कोशिश की है। अब महाराष्ट्र में जितने भी डर के भाग गए, या तो शुगर फैक्ट्री के अंदाज से, या डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक में उनको कर्जा नहीं मिला, या कर्जा लिए वापस नहीं दिया, ऐसे थ्रेटन करके वो ले रहे हैं। वैसा ही वो संविधान का दुरुपयोग करेंगे, और करते हैं वो हमेशा। नहीं तो ये एक आपकी तरफ से बार बार आरोप लगता है, और आपके घोषणा पत्र में भी है कि जो सेंट्रल एजेंसी इसका मिसयूज़ किया गया है, और आंकड़े भी उसकी गवाही देते हैं कि भाई विपक्ष पर ज़्यादा कार्रवाई हुई है। लेकिन मोदी जी ने तो ये कहा कि अगले 100 दिन में जब मैं सरकार में आऊँगा तो भ्रष्टाचार के खिलाफ ये जो कार्रवाई है ये मैं और ज़ोर से चलाऊँगा। नको कौन बोले उनको, नको कौन बोले, लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ आप कार्रवाई करो, लेकिन बगल में लेके मत बैठो। आज जितने भी लोगों को तुमने भ्रष्टाचार के नाम से थ्रेटन करके लिया है, फिर उनको पार्टी में लेकर राज्यसभा मेंबर बनाते हो, मिनिस्टर्स बनाते हो। कई जगह तो चीफ मिनिस्टर के लिए भी वो लोग काबिल कर लिए, लेकिन बाद में डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स बना लिए। आंखों को जो दिखता है उसको जरूरत नहीं कि बार बार एविडेंस देना। तो वो भ्रष्ट लोग है, तुम्ही लोगों ने कहा, और वही भ्रष्ट लोगों को लेके आप आज हुकूमत कर रहे हो। पहले तो बोले कि आप लेवल प्लेइंग ग्राउंड, डेमोक्रेसी में कोई जीतो हारो वही करेगा, लेकिन तुम सब 444 MLAs को लिए तोड़े फोड़े हर पार्टी के तरफ से, और उनको लेके राज कर रहे हो। और ये न्याय है, ये सत्य है, आप सत्य के मार्ग पे चल रहे हो और आगे करते हैं। अब क्यों नहीं? क्योंकि तुमको मेजॉरिटी हो रहा राज्यसभा में, एक को फोड़ के तुम ले रहे हैं। और हमारे पास चीफ मिनिस्टर जैसे आदमी, एक्स चीफ मिनिस्टर्स, उनको भी आप डरा डरा के लिए। तो ये उनका कहना
बिल्कुल गलत है और वो हमेशा झूठ बोलने की आदी है। अगर हम ये कहें कि बहुत से लोग, आप लोग मानते या नहीं मानते मुझे मालूम नहीं, कि उन्होंने 2 करोड़ नौकरी करने का वायदा किया, हम नहीं बोले ना, किया। काला धन लाता हूँ, कांग्रेस पार्टी के लोग, अमीर लोग, इंडस्ट्रियल लोग काला धन बाहर रखे हैं, वो लाकर मैं 15-15 लाख डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, बोले लाए। किसानों की आमदनी मैं डबल करके दूंगा, लाए। और किसानों के जो भी चीज़ें हैं इतनी महंगी कर दिए, फर्टिलाइज़र हो, डीजल हो, ट्रैक्टर के ऊपर जीएसटी, इक्विपमेंट, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट के ऊपर जीएसटी, हर चीज़ में एग्रीकल्चर में उन्होंने डायरेक्टली इनडायरेक्टली नहीं, डायरेक्टली जीएसटी को डाले, उन्हीं को जाता है। तो ऐसे प्राइम मिनिस्टर को हम कैसा बिलीव करना है, ये हमको आप बताइए। नहीं तो प्रधानमंत्री ने पिछले हफ्ते में 2 प्रमुख आरोप लगाए कांग्रेस पार्टी में, पहले चरण के मतदान के बाद में ये हमने देखा। तो पहला आरोप तो उनका ये है कि कांग्रेस जो है सब कुछ लेके मुसलमानों को देना चाहती, मतलब SC ST का आरक्षण, OBC का आरक्षण, या जो संपत्ति मंगलसूत्र लेके ये मुसलमानों को बांटना चाहती। तो ये एक आरोप है। दूसरा आरोप है जो रीडिस्ट्रीब्यूशन का, उस पर पहले मैं बाद में आऊँगा, लेकिन ये जो एक आरोप लग रहा है कि मतलब मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र है, ये मुसलमानों को सब दे देंगे, इसको आप मानते हैं कि वो अब तो हिंदुस्तान में मुस्लिम 1 करोड़ 2 करोड़ तो नहीं है, अब मुस्लिम 20 करोड़ के नज़दीक है। तो क्या आप ऐसी बातें बोल के नेशन को डिवाइड करना चाहते हैं? ठीक है कि हम जो ये घोषणा पत्र तैयार की, ये क्या मुसलमानों के लिए की है? अरे ये तो युवाओं को न्याय दिलाना, नारी न्याय दिलाना, श्रमिक न्याय दिलाना और SC ST को न्याय दिलाना और हिस्सेदारी या भागीदारी बोलो, उसके लिए हम जनगणना करना चाहते हैं। ये सब मुसलमानों के लिए है क्या? वो जो सबको मिलेगा उसको भी मिलेगा। तुम सेकेंड क्लास सिटीजन बना के तो नहीं रख सकते ना। तो आप जो काम करना है सबके लिए, संविधान में क्या है, फंडामेंटल राइट्स है, राइट टू प्रॉपर्टी है, कौन निकाल सकता है? तो वही आदमी बोल सकता है जिसको समझ कम है। और मैं जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की डिबेट्स होते हैं उसमें देखिए कि फंडामेंटल जो अपना हक है, राइट टू प्रॉपर्टी, ये कौन छीन लेता है? वो तो फंडामेंटल राइट्स में है ना। यहाँ तक भी नहीं, मैं आज पढ़ रहा था कोई एक अखबार, 1970 में खुद कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष जगजीवन राम थे, उन्होंने कहा चंद लोग ऐसा फैला रहे हैं कि पर्सनल प्रॉपर्टी लेकर वो दूसरों को देने वाले हैं। खासकर उन्होंने नामांकित किया कि स्वतंत्र पार्टी, कांग्रेस, वो ऐसे पार्टियां ये ऐसे हो जाए, और उसी में से निकले हुए हैं, क्या कहेंगे आप लोग उसका, ये लोग उनके सक्सेसर्स हैं और इनकी विचारधारा वही होगी। अगर आपको होना है तो मैं बताता हूँ, था हमारे, वो नोट आपको भेजूंगा, हो गए तो ये लोग आज से प्रचार नहीं, पहले से ऐसा ही करते हैं। हम जो प्रोग्रेसिव एक्ट लाते हैं उसके खिलाफ बोलते हैं। लैंड रिफॉर्म्स क्या आज का है? 1935 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने घोषणा की थी ये लाहौर में, और उसके बाद में उसको
महाराष्ट्र में फैजाबाद कुछ एक है, फैजाबाद का कुछ वहाँ पर बनी, इसमें कहीं गया था मैं, सॉरी, तो उस गांव में ये अधिवेशन हुआ था, नेहरू जी गए थे विदर्भा, तो तब भी ये घोषणा की थी और उसको लागू हमने किया। एक तरफ आज चाहते थे कि राजे महाराजों को निकाल के आज़ादी मिलना चाहिए, डेमोक्रेसी होना चाहिए, लोकतंत्र के तहत हमारा देश चलना है। दूसरे तरफ अब संपत्ति अगर लीगली बनता है, अगर किसके पास बनी हुई संपत्ति है, कौन छीन लेता है? हमारा संविधान का अलाउ नहीं करता उसको। हाँ, रूल्स बना सकते हैं, रिफॉर्म्स ला सकते हैं, लेकिन कोई छीन नहीं ले सकता। और ऐसी भड़काने की बात, मंगलसूत्र भी ले लेंगे, कौन एक मामूली आदमी सड़क पे भी ऐसा बात नहीं करता। ये तो प्राइम मिनिस्टर है देश के, और 1 साल में इनका तो अनुभव 10 साल हो गया है सतत, और 13.5 साल चीफ मिनिस्टर रहे। अगर ये ऐसी बात करे तो सामान्य लोग क्या समझेंगे? अरे प्राइम मिनिस्टर तो बोल रहे हैं, होगा, सत्य होगा। बैंकिंग का राष्ट्रीयकरण करे, सब खुश थे ना। और वो बैंक राष्ट्रीयकरण होने से बहुत से लोगों को कर्ज मिला, किसानों को मिला, गरीबों को मिला। तो चंद चीज़ें रिफॉर्म्स के वक्त करते हैं। ये इंडिविजुअल प्रॉपर्टी नहीं है, ये तो जनता के मदद से बनी हुई प्रॉपर्टियाँ हैं। लेकिन इंडिविजुअल प्रॉपर्टी जो होती है उसको हाथ लगाने का अधिकार किसको भी नहीं है, संविधान में उसको सुरक्षा दी है। तो आपने चिट्ठी लिखी प्रधानमंत्री को कि आपने कहा कि मैं मिल के आपको बताता हूँ, समझाऊंगा कि हमारे मैनिफेस्टो में ऐसी कोई बात नहीं है, तो कोई जवाब आया आपके पास? मेरे पास अभी नहीं आया। हम इसलिए कहते हैं कि जैसा कि पार्लियामेंट में हम बहुत से मुद्दे उठाते, उनका वहाँ भी जवाब नहीं आता। या तो गड़बड़ होता है, अड़चन होता है, या तो पहले हमारी बात सुनते हैं, किसी और तरफ चलते हैं। तो इसीलिए अगर कोई कन्फ्यूजन है, उनमें कोई दिक्कत है, वो बार बार मुसलमानों का नाम, दूसरों का लेम लेके दिशा को, लोगों को दिशा भटकाने का काम करते हैं। तो मैं ये चाहता था कि उसमें क्या ऐसी चीज़ है जिससे आपको आपत्ति है, तो वो अगर हमको मालूम हुआ तो हम कहेंगे भाई ये ठीक नहीं है, देख लेंगे, इसको दुरुस्त कर लेंगे। लेकिन आप मुद्दों पे कहाँ बोलते हैं, लोगों का ध्यान भटकाने की तरफ आपका ये रहता है। नहीं तो एक जो राहुल गांधी जी के भाषण का बार बार जिक्र हो रहा है कि उन्होंने कहा पहले हम कास्ट सेंसस करेंगे, मतलब एक्सरे करेंगे देश की, उसके बाद उन्होंने कहा कि एक इकोनॉमिक सर्वे होगा, फाइनेंशियल सर्वे होगा, और फिर क्रांति होगी। तो ये क्रांति होगी मतलब क्या होगा कि प्रॉपर्टी बांट दी जाएगी, क्या होगा? यही सबसे बड़ी बात ही हो रही है। वो इंटरप्रिटेशन करने वालों पे है। जैसा देखो ऐसा होता है, ये जाति जनगणना इसकी जरूरत इसलिए है, तुम्हारा समाज जाति आधारित है। आप क्या हिंदू एक है बोल के नहीं बोलते, पहले तो उसको पूछते हैं आप कौन है, मैं हिंदू। फिर हिंदू में पूछते हैं आप कौन से जमो, नहीं मैं ब्राह्मण। फिर ब्राह्मण में पूछते कौन, आप सारस्वत ब्राह्मण है, गौड़ सारस्वत है, माधव ब्राह्मण है, वैष्णव है, पूछते या नहीं पूछते? तो वैसा हर, अब मेरा शेड्यूल कास्ट में आता है लिस्ट में, मैं शेड्यूल कास्ट बोलता हूँ, उसी जगह ठहरते नहीं लोग। शेड्यूल कास्ट में फिर क्या है, शेड्यूल कास्ट में फिर क्या है? इट इज अ लिस्ट ऑफ शेड्यूल। ये तो शेड्यूल है, शेड्यूल में मेरा कम्युनिटी है, फिर भी पूछते क्या कौन सी है, फिर मैं बोलता हूँ मैं महार हूँ। तो महार होने का किधर के है आपके? कर्नाटक में महार है क्या है? माला है, महार है, छलवादी है, अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। तो हमारे देश में जाति आधारित सब चीज़ें होते हैं, और आप
हमको बोल रहे हैं कि तुम क्यों करते, तो मालूम होता है कि कास्ट, सब कास्ट, या जो अब किनको सत्ता मिली बैकवर्ड में भी वो हो सकता है भारी बने, तो उनका कैटेगरी को आप अलग देखना चाहिए। शेड्यूल कास्ट में अगर भारी एक सेक्शन है, अब नेशनल लेवल का अगर पर्सपेक्टिव देखे तो हर ट्राइब हो, ये हो, उसका सबका निकलता है बात। सच्चाई जानने के लिए हम कर रहे हैं। तो उनकी इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, एजुकेशन स्टेटस क्या है, उनका पर कैपिटा इनकम क्या है, उनके पास कितनी ज़मीन है, कितने लोग उनके कम्युनिटी में ग्रेजुएट्स हो गए, ये सारी चीज़ें अगर आप समझेंगे तो वो कैटेगरी वाइज करके उनको सहूलत जो देना है देना, और जिस जगह हमको जोर देना है उनके कल्याण के लिए दे सकते हैं। जैसा कि 5 ईयर प्लान बना नेहरू जी में, उन्होंने जब 5 ईयर प्लान बनाना तो सबके लिए उन्होंने बहुत से चीज़ें की। किसानों के लिए उन्होंने की, ग्रीन रेवोल्यूशन लाया, वाइट रेवोल्यूशन लाया, बड़े बड़े पब्लिक सेक्टर हमारे पास नहीं थे, यहाँ तक कि होटल्स भी नहीं थे जो फॉरेनर आके टूरिस्ट ठहरता है। तो इसीलिए अशोका जैसे, कनिष्का जैसे होटल बने हर जगह, उस वक्त की ज़रूरी थी है बनना। अब बहुत से होटल बन रहे हैं, अब ज़रूरत नहीं बनाने की। वक्त के लिहाज से आपको प्रोग्राम बनाना पड़ता है। नहीं तो एक बात इनहेरिटेंस टैक्स को लेकर आपकी तरफ से सफाई ये दी गई कि भाई राजीव गांधी ने इसको समाप्त किया था, और जो बयान आया था कि हम कोई ऐसा टैक्स लगाने का कोई विचार नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री ने उस पर भी ये कहा कि वो तो राजीव गांधी के परिवार को इंदिरा गांधी की संपत्ति चाहिए थी, इसलिए इन्होंने इसको ख़त्म किया 1985 में। अब आप भी वही चाहते ना, मोदी भी वही चाह रहे ना। देखिए पेट्रोडा ने ऐसा बोला, फिर क्या उस पे विश्वास करते हो, इस पे विश्वास करते हो? ये जो है टिट फॉर डैट, कुछ बोलना है तो बोलना ऐसा कुछ। ठीक है, मेरा बाप कुछ मेरे को छोड़ा नहीं, मेरे को तो कोई फ़ायदा नहीं है, उनका बाप भी कुछ भी नहीं छोड़ा, उसको भी फ़ायदा नहीं है। तो ये चीज़ें बोलने से आप लोगों को समाधान नहीं कर सकते। आप एक उसूल करो कि आपकी पार्टी क्या चाहती है। मेरी पार्टी ये चाहती है कि जनगणना करने से लोगों के हैसियत मालूम होता है, लोगों को ये मालूम होता है। अब चंद चीज़ें हैं, जैसा बिहार में सतत, यूपी में चंद कम्युनिटी चुन के आ रहे हैं। जब चंद कम्युनिटी चुन के आते हैं तो उसमें बहुत से एक 10% तो सुधार होता है। जब 10% तो सुधार होता है तो उनकी कैटेगरी अलग बनेगी, और बाकी के लोगों को उनका निकाल के और भी जोर देंगे। नहीं तो सर, एक बार बार यही आरोप लग रहा है कांग्रेस पार्टी पर कि भाई वो लोगों की संपत्ति छीन लेगी, मंगलसूत्र छीन लेगी, मतलब, और वो छीन के वो मुसलमानों को दे देगी। ये आरोप बीजेपी की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से हो रहा है। ये सरासर झूठ है, लोगों की भड़काने की बात है और इमोशनली एक्सप्लॉइट करने की बात है। ये कांग्रेस कभी भी पहले भी नहीं की, आज यस बड़े बड़े काम किए, जैसा कि बैंक का राष्ट्रीयकरण करना, स्टेट इंश्योरेंस को नेशनलाइज करना, स्टेट ट्रेडिंग का ये करना, लैंड रिफॉर्म्स करना। जो 10 सूत्री कार्यक्रम लाया था वो लोगों के भलाई के लिए लाया था। यहाँ तक कि मैं आपको कहूँगा कि जब हमारी पार्टी जब 69 में अलग हो गई तो उस कांग्रेस को एक तरफ हो गया और जनसंघ तो था ही था। तो ये लोग ये प्रोपेगेंडा शुरू करे, मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के बताऊंगा इसका, ताकि सबको मालूम होगा। ये जगजीवन राम जी आईसीसी मेंबर्स को लिखे पत्र का अंश दिनांक 30 मई 1970 का है। क्या लिखा उन्होंने? राइट टू प्रॉपर्टी, another important item that came up for discussion at the meeting of the working committee
on January 18, 1970 was that of a protection provided by the Indian Constitution in respect of right to property. A sinister propaganda has been started by some conservative parties like the Swatantra, Janasangh and so-called Congress O, हमारे में से पुट के जो गए थे, that the Congress is planning to take away the right of property from the Constitution and even the small cultivators and the poor classes will be deprived of the few acres of land or small houses that they own. While recording the view of the Congress is not opposed to the right to property as such, the working committee reiterated that there could not be an unbridled right to property. This right has to be regulated and large disparities between various sections of society are narrowed down, and the poor and the weaker sections of society also possess some land and property. बताइए हमारी मंशा कहाँ है यहाँ पर? नहीं, तो ये तो आपने 1970 का जो पत्र है वो आपने दिखा दिया कि ये पहले भी इस तरह का प्रोपोगंडा चल रहा था, लेकिन इस बार तो जो मौका मिला वो तो सैम पित्रोदा जी ने ये कहा कि भाई ऐसा प्रस्ताव अगर आता है तो उस पर विचार होना चाहिए, जैसे अमेरिका में है। तो ये तो कोई प्रोपोगंडा बीजेपी ने शुरू नहीं किया ना। उन्होंने तो वहाँ की बात बोले, हमारे जो मैनिफेस्टो है उसमें है, जो हमने मैनिफेस्टो किया है वो ऑथेंटिक है, पार्टी का लाइन है। उन्होंने जो कहा अपने विचार रखे, हर पार्टी में अलग अलग लोग होते हैं, उनके विचार होते हैं। अगर आप डेमोक्रेसी को मानते हैं तो ये उनके विचार है, उससे कोई लेना देना तो नहीं है हमको। तो सर मैंने आज जो हमने आपका इंटरव्यू के लिए दर्शकों से कमेंट्स भी मांगे थे कि आपके उनके क्या सवाल है, तो करीब 1000 कमेंट्स आए हैं। 1000 तो सारे सवाल तो मैं 1000 तो नहीं, लेकिन कुछ चुनिंदा सवाल हमने इसमें लिए हैं। तो शिवम सिंह एक हमारे दर्शक है, उन्होंने पूछा है कि कांग्रेस पार्टी जो है हिंदुत्व की विचारधारा से चुनाव कब लड़ेगी। तो ये इसी से बात जुड़ी हुई है कि जो अयोध्या का आपने निमंत्रण ठुकरा दिया, आप नहीं गए, तो इससे ये इसको और बल मिला। बार बार ये कहा जाता है कि कांग्रेस पार्टी तो जो है भगवान पे विश्वास ही नहीं करती है। देखो, ये आस्था का विषय है और मेरी पार्टी हर समाज के लोगों को, हर धर्म के लोगों को, मेरी पार्टी उनके विचारों को मानती है। हमारे पार्टी को प्रधानमंत्री तो सिख थे, हमारे कांग्रेस के नेता बाद में जो राष्ट्रपति बने वो सिख थे, हमारे पार्टी के मुस्लिम नेता राष्ट्रपति बने, शेड्यूल कास्ट बने, राजपूत बने, महिला बनी। तो हमारे पार्टी में तो सब कौम को जगह है। और आप बार बार ये पूछते हो कि तुम लोग हिंदुओं में आस्था, हम हिंदुओं में भी, जो हिंदू है हिंदू की तरफ अपना जो धर्म निभाता है उसकी आस्था है उधर जाता है, जो सिख है उधर जाता है, जो बुद्धिस्ट है उधर जाते हैं। और यहाँ तक कि बुद्धिस्ट कहाँ पैदा हो गए, बुद्धा कहाँ हो गया, उसको आप 9th अवतार मानते हैं, विष्णु का 9th अवतार मानते नहीं, मानते, तो फिर उसका प्रचार क्यों नहीं करते? और यहाँ तक कि तुम्हारे उत्तराखंड में आपने तो ये कहा कि अगर कोई बुद्धिस्ट बनना चाहता है, जैन बनना चाहता है, तो डीसी की, डीएम की परमिशन होना। ये कहाँ पर इसमें ये धर्म क्या इसमें पैदा हो गया बाहर के देशों में? अरे ऐसे अजीब अजीब कानून आप ला रहे हो। जो मुल्क, इस मुल्क में जो विचारधारा से बनी हुई धर्म, रिलीजन से है, चाहे वो सिख धर्म हो, चाहे बौद्ध धर्म हो, चाहे जैन धर्म हो, ये सारे विचारधारा अलग अलग रह के बनाए सो है। और वो विचारधारा इस देश में अगर मर चुका भी होगा
कमज़ोर होगा, लेकिन बाहर आज जापान में है, चीन में है, थाईलैंड में है, रसिया में है, चाइना में है, तिब्बत में है, क्या कहेंगे इसको? थोड़ा सोच लो ना। तो जितने तुम्हारी विचारधारा बाहर जो चले गई, इनके वजह से चले गई। और इनकी मूर्ति कोई भी बाहर का आता है तो उसको पहला देते हैं, लेकिन सम्मान उसका यहाँ नहीं होता। सम्मान अगर होता तो उसको परमिशन लेके बुद्धिस्ट बनना नहीं पड़ता था। तो तीसरी बात, आपने बार बार उन्होंने भी कह रहे, पेपर वाले भी, कि कांग्रेस वाले बोले तो क्या है, क्या हमारे कांग्रेस पार्टियों को सब देते और मेरे को एक दिए तो सबको एडमिशन होता वहाँ? मैं अपोजिशन पार्टी का लीडर था, मुझे कांग्रेस बोल के नहीं दिए। तो अपोजिशन पार्टी के लीडर को एक इनविटेशन आता है, हम जब चाहे तब जा सकते हैं, लेकिन आपको जिस दिन फुर्सत है, जिस दिन आप मोदी साहब खुद पूजा कर रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा कहीं भी साधु संत सत्पुरुष करते हैं, पॉलिटिशियन नहीं करते। तुमने पॉलिटिशियन अपने वोट के खातिर 1/3 बना, अभी बनने में कम समूह, तुमने गड़बड़ी में ये इलेक्शन का फायदा उठाने के लिए आपने किया। वो आस्था है आपका, आस्था नहीं, चुनाव के दृष्टि से आपने ये किया। तो उसलिए जाने का सवाल क्या है, कभी भी जा सकते हैं। उसका अपमान क्या हुआ? अपमान तो मेरा होता था, जैसा जगजीवन राम का अपमान आपने किया। संपूर्णानंद की जो स्टैचू, आपको मालूम होगा, हिंदू बनारस यूनिवर्सिटी में जब वो संपूर्णानंद का स्टैचू उन्होंने उद्घाटन किया, उन्होंने जाते ही गंगा जल दूध घी ला के धो के उसको पवित्र किया। तो हर आदमी ये सोचता है कि किस वक्त हम क्या करना है। तो हम मोदी जी इलेक्शन के लिए किए हुए और उनके पास कोई आस्था का प्रश्न नहीं है, सिर्फ अपने चुनाव का मुद्दा लेकर ही वो जाते हैं। कोई राम के खिलाफ, हमारे तो यूपी के अध्यक्ष और उनकी पूरी लोग गए, लेकिन उनको कहाँ बिठाना वहीं बिठाए हैं, अंदर नहीं आने दिए, ज़्यादा दूर बिठाए। वही तुम जो लखपति, करोड़पति, मिलियनर्स, बिलियनर्स कहाँ थे? अंदर थे। साधु संत कहाँ थे? दूसरे लाइन में थे। आप कहाँ थे? नज़दीक थे। तो इसके ऊपर आप जान लीजिए किस ढंग से वो अपना काम कर रहे हैं। तो चूंकि हम अयोध्या की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, सब लोग ये जानना चाहते हैं कि अमेठी और रायबरेली से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? हमारी पार्टी वहाँ जरूर लड़े। कौन लड़ेंगे हम बाद में बोलेंगे, नॉमिनेशन डालते वक्त आपको मालूम होगा। नहीं, पर इतना सस्पेंस क्यों है कि मतलब आप जो है, अब ये तो आपकी इतनी पुरानी सीट रही है अमेठी। सस्पेंस कभी रखना पड़ता है, स्ट्रेटेजी रखना पड़ता है, बनाना पड़ता है पॉलिटिक्स में। पहले के जैसा पॉलिटिक्स तो नहीं है ना, तुम तो लेवल प्लेइंग ग्राउंड भी नहीं दे रहे। करेंगे हम, छोड़ेंगे नहीं। नहीं तो ये जो आरोप लग रहा है कि अमेठी में स्मृति ईरानी कहती है कि राहुल गांधी डर के भाग गए केरल में। देखो, स्मृति ईरानी को आप हमारी पार्टी से कंपेयर करते हो? देखो, ये अच्छा नहीं। एक व्यक्ति है, अब मैं 11 बार चुन के आया हूँ, मेरे को 12 बार टिकट मिला था, कभी हारा ही नहीं जिंदगी में। तो ये अगर मैं कहूँ मेरा जैसा कौन है, ये मूर्खता की बात है। नहीं, पर गांधी परिवार से कोई लड़ेगा रायबरेली से? या आप वही पूछेंगे, मैं वही बोलूँगा कि हमारे पार्टी से कोई ना कोई लड़ेगा। तो ये कब तक पता चलेगा? चलेगा तो जब लास्ट डेट, अभी उसका टाइम है, उसके अंदर। तो सर कुछ और जो सवाल है, 4-5 छोटे छोटे सवाल है लोगों के। एक तो ये लोगों ने पूछा है कि हमारे एक करतार मलिक है दर्शक, उन्होंने पूछा है कि ओपीएस को आपने घोषणा पत्र में शामिल क्यों नहीं किया,
जो ओपीएस का मुद्दा था। और इसी से एक जुड़ा हुआ बयान है कि मनोज कुमार का भी सवाल है कि वेतन आयोग की भी आपको बात करनी चाहिए, वेतन भोगियों के लिए भी कुछ आपने प्रॉमिस नहीं। ये सब चीज़ें एडमिनिस्ट्रेशन में होता है, देखकर करते हैं, लेकिन जो करने लायक है ज़रूर हम करेंगे। ओपीएस हम लागू करेंगे ऐसा हमने हिमाचल में वो कहा, कर दिए। वो बाद में की बात है, पहले तो हम लोग इनको हटाने की कोशिश कर रहे हैं। ये हट गए, जब हमारी गवर्नमेंट आएगी तो जो रिफॉर्म्स है एक एक करके हम पूरा करेंगे। तो चूंकि मैंने कहा कि नौकरी और उसके सवाल और भी, एक तो मनोज गुर्जर का सवाल है कि अग्निवीर को लेकर मतलब लोगों की बड़ी सवाल है कि उसको लेकर विरोध क्यों है, या आप उस पर क्या करेंगे अग्निवीर? देखो, मिलिट्री में पहले रेगुलर भर्ती होती थी और रेगुलर भर्ती होने से लोगों को सुकून था, भाई इतने साल तो हम काम करेंगे, हमको पेंशन मिलेगा, हमारे बच्चे बाल बच्चे एक तरफ रहेंगे, तो वो सुकून से लड़ता था। तुम उसको 4 साल ट्रेनिंग देके स्टाइफंड दिए जैसा देकर अगर निकाल रहे हो तो कैसा वो काम करेगा? और उसके बाद आप भर्ती भी नहीं कर रहे। ना 30 लाख वैकेंसीज है, ना मिलिट्री में भर्ती कर रहे, ना रेलवे में भर्ती कर रहे, ना पोस्ट ऑफिस में भर्ती कर रहे, ना केंद्रीय विद्यालयों में कर रहे, ना यूनिवर्सिटीज़ में कर रहे। तुमको जो होना वो आरएसएस के बंदों को ला के वहाँ यहाँ बिठा रहे हो, या तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे उनको बिठाते हो, परमानेंट करते हो, और बाकी के लोगों को डेली बेसिस पे लगा लेते। ये अच्छा बात नहीं, क्योंकि इससे तुम दलितों के, गरीबों के, शेड्यूल कास्ट को जो रिजर्वेशन मिला, ट्राइब को जो मिला, वो ख़त्म कर रहे हैं आहिस्ते आहिस्ते, उसका गला घोट रहे हैं, स्लो पॉइजनिंग दे रहे हैं। सर एक आखिर में मेरा ये सवाल है कि आपने जो कलबुर्गी में वोटरों से अपील की कि मतलब कांग्रेस को वोट देना या कांग्रेस को वोट देना बोला नहीं मैं, लेकिन मतलब मेरे अंतिम संस्कार में ज़रूर आना, इस तरह की बात जो है आपको ये क्यों आपने इस तरह की बात कही? नहीं, मैंने उनको कुछ दिखाने के लिए नहीं किया। उन्होंने बार बार स्टेज से मेरे को बोला कि इस बार ऐसा नहीं होगा, इस बार हम 40,000 लीड देंगे, 35,000 लीड देंगे बोले। लेकिन मैं जो हारा सिर्फ 2 कॉन्स्टिट्यूंसी से हारा, कि एक ने 37,000 लीड दिया बीजेपी को, एक ने 27,000 लीड दिया, मैं हारा 83,000 से। तो नेचुरली आदमी को दुख होता है इतने काम। मैंने वहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी लाया, 2 नेशनल हाईवे करवाया, और ईएसआई के मेडिकल, उसके बाद में डेंटल, पैरामेडिकल, नर्सिंग, ये लाया। 2 नेशनल हाईवे के साथ ये अपना टेक्सटाइल पार्क के लिए भी करा। एयरपोर्ट नहीं था, कंसेंट बेसिस पे हमने किसानों के पास ज़मीन लेकर हैदराबाद कर्नाटक डेवलपमेंट के पैसे से हमने वो बनाया। गवर्नमेंट पैसा नहीं दी, सेंटर या स्टेट, हमारे कॉरपोरेशन से वो बन गया। उसके बाद में वो भी बढ़ा कि प्राइम मिनिस्टर भी उतरते हैं वहाँ, अभी अभी इधर इधर, तो इतना बड़ा हमने बनाया। और सबसे बड़ा काम मैंने किया था आर्टिकल 371J, उसके बाद कोई आर्टिकल बदला नहीं। मैंने जो मूव किया था, फाइट किया था, उसके लिए सोनिया गांधी जी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। हालांकि हमारी मेजॉरिटी नहीं थी 2012-13 में, सिर्फ हम 208 लोग थे, हमको होना था 330 पास करने के लिए। हम कहाँ से लाए? हमने एक कोशिश की, सबसे मिल के करके। गुलबर्गा हैदराबाद कर्नाटक का हिस्सा है, बैकवर्ड एरिया है, इनको एजुकेशन में, एम्प्लॉयमेंट में, डेवलपमेंट में जगह देना चाहिए। तो इसीलिए वो आर्टिकल अमेंडमेंट हुआ, यूनानिमसली हुआ। तो ऐसा काम तो कोई नहीं करता है, MP एक हमने करके दिखाया।
तो ये जो मेरे को लगा, इतना काम करने के बावजूद अगर कोई करप्शन का ये, मैं 52 साल में मेरे को ना असेंबली में कोई बोला तुम्हारे ऊपर चार्जेस है, मैं आकर यहाँ पर जो अब 13 साल हो गए, कोई मेरे को उंगली उठा के नहीं बोला। हालांकि हम हर बात पे उठते हैं, बोलते भी हैं। तो इतना करने के बाद ये लोग, क्या मेरे से गलती हो गई भाई? अगर आप, मैं इमोशन में कहा कि गलती अगर होती है, मेरा वोट मत दो। अगर आपको महसूस होता है फिर इन्हों कुछ नहीं कर सकता, तो कम से कम मैं बोला कि अपने अंतिम कार्यक्रम में तो शामिल हो जाओ, ताकि लोग आगे का जनरेशन बोलेंगे इतने लोग क्यों आए इसके लिए। तब सोचेंगे भाई आर्टिकल 371 किया, नेशनल हाईवे किया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी लाया, टेक्सटाइल पार्क लाया, एयरपोर्ट किया, दुनिया की बातें उस वक्त बोलेंगे, क्योंकि उसकी चर्चा मेरे मरने के बाद होगी। तो इसीलिए इमोशनली बात किया। हम सबकी कामना आप दीर्घायु हो, शतायु हो, हम सभी लोगों की यही कामना है। लेकिन आपको प्रधानमंत्री बनाने का भी एक प्रस्ताव रखा गया था ममता बनर्जी की तरफ से और केजरीवाल की तरफ से, तो वो क्या हुआ फिर? नहीं, ये देखो वो सब बाद में की बात है। जब हम चुन के आएंगे और जो यूनाइटेड हमारा अलायंस पार्टनर है, इंडिया अलायंस, वो चुन के आने के बाद वो तय करेंगे किसको बनाना। कोई एक इंडिविजुअल, 2 इंडिविजुअल बोलने से ये समस्या हल नहीं होता। सब मिलके हम करेंगे, कोई ना कोई बनेगा। ये नहीं कि मैं ही बनना, हर एक कोई गठबंधन से कोई भी बन सकता है। राहुल जी इतना काम करे, भारत जोड़ो यात्रा करे, फिर पैदल चले, बस यात्रा किए, फिर पैदल करे, ये सारी चीज़ें किए। तो ऐसे बहुत से नेता हमारे पास है। और जो अलायंस हमारा ये है, वो अलायंस पार्टीज वो तय करेंगे इसका कौन बने। पहले हमारा लक्ष्य है कि चुन के लाना और बीजेपी को प्रिवेंट करना। ये रहने की वजह से हमारा लक्ष्य उधर ज़्यादा है, इधर नहीं। ये तो प्रधानमंत्री ने कहा 5 प्रधानमंत्री होंगे एक साल के, पर राहुल जी होंगे क्या प्रधानमंत्री? ये देखिए, या गांधी परिवार? नहीं, सुनिए, 160 हमको आए थे 2004 में, 160, हाँ 147 है। हमने निभाया नहीं निभाया। सोनिया गांधी तो बोली मेरे को न खो। मनमोहन सिंह एक आर्थिक तज्ञ है, उसको बनाओ, उन्होंने निकाल। फिर जब हमको और ज़्यादा मेजॉरिटी मिली, 208 सीटें, फिर हम दोनों दूसरों को लेके ही करें, हम यूपी है। चला या नहीं चला, देखो करने वालों के ऊपर है। सबको लेके माइनॉरिटी गवर्नमेंट 10 साल चलाना, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। ये मोदी जी को और मेजॉरिटी मिलके ये ठीक ढंग से नहीं चला रहे, और लड़ाई झगड़े, उसका नाम बोलना, इसको गालियाँ देना, तो ये जो वो कर रहे हैं ये ठीक नहीं। इससे डेमोक्रेसी को धक्का है और कॉन्स्टिट्यूशन को भी धक्का है। इसीलिए हम बार बार ये करते हैं, कहने का मकसद ये है कि डेमोक्रेसी बचाने के लिए और संविधान बचाने के लिए हमारी लड़ाई है। साथ साथ ऐसे जो आइडियोलॉजिकली जो जनता के खिलाफ है, उनकी आइडियोलॉजी, उनको रोकना है। बहुत बहुत धन्यवाद खड़गे जी। तो ये थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। साक्षात्कार में इन्होंने हमारे सवालों का भी जवाब दिया, हमारे दर्शकों का भी सवालों का जवाब दिया, और जितने भी मुद्दे, जितने भी आरोप कांग्रेस पार्टी पे लगते हैं या कांग्रेस पार्टी का जो भी प्लान है, वो भी उन्होंने हमारे सामने रखा। बहुत बहुत धन्यवाद खड़गे जी। थैंक यू।